Eazarians. We are Eazarians. हेलो स्टूडेंट्स, ईएस जोन अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पर हमारा ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं यूके पीएससी जेई के अलॉन्ग विद अदर स्टेट लेवल जेई के। यहाँ पे हम फोकस करेंगे जितने भी इंडिया में और स्टेट लेवल जेई होते हैं उन सबका सिलेबस कवर करने की। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं ईएस जोन अकेडमी की ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जो कि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग के चल रहे हैं अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश। इसके साथ साथ इस टाइम पे इस कोर्स पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप देर नहीं करिए, जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज पर एनरोल करिए। मेरा नाम है अदिति लखेड़ा एंड आई विल बी टेकिंग योर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम पढ़ते क्यों हैं, वो होता क्या है। एज एन सिविल इंजीनियर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी रेसिडेंशियल एरिया को स्टेबल करने की, वहाँ पे वाटर सप्लाई के अरेंजमेंट्स करने की, वाटर सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन के अरेंजमेंट करने की। तो जितने भी सर्विस टैंक्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं, या फिर सोर्स सेलेक्ट करना, सोर्सेस को डेवलप करना, जैसे कि केनाल को कंस्ट्रक्ट करना, ये सारे के सारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ सिविल इंजीनियर। सो इसके अंडर तो इसलिए हमको वहाँ के वाटर की क्वालिटी, उसको किस तरीके से सप्लाई करना है, उस एरिया के एनवायरनमेंट को, वहाँ पे एयर पोल्यूशन कितना है, नॉइज पोल्यूशन कितना है, वाटर की क्वालिटी क्या है, वाटर पोल्यूशन कितना है, वाटर कितना अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें हमको जानना ज़रूरी होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सीवर्स, कैनाल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को यहाँ पे मैंने बांटा है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है वाटर सप्लाई, जिसके अंडर हम वाटर का सोर्स क्या है, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको किस किस तरीके से हम सप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जब हमने एक बार वाटर को यूटिलाइज कर लिया, फिर उस वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट होता है, जैसे वेस्ट वाटर अलग अलग तरीके का होता है, स्ट्रोम होता है, आपका स्लज होता है, सीवेज होता है, उसको किस किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारा का सारा हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन? इसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं कि एयर में कितना पार्टिकुलेट मैटर है, अगर पार्टिकुलेट मैटर है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज करके। एंड नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन। व्हाट आर नॉइज? नॉइज इज अनवांटेड साउंड, अनप्लीजेंट साउंड। तो उसका लेवल कितना होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में कितना होना चाहिए, जहाँ पे हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स हैं वहाँ पे कितना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा हम नॉइज पोल्यूशन के अंडर पढ़ेंगे अलॉन्ग विद इट्स कंट्रोल, कि उसको कंट्रोल कैसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर सप्लाई पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी एरिया में वाटर सप्लाई देने से पहले हमको पता होना चाहिए कि उस एरिया की वाटर की डिमांड कितनी है। वाटर की डिमांड से हमारा मतलब है कि वहाँ के लोग कितना पानी यूज करते हैं, उनको कितना रिक्वायर्ड है, एक दिन के हिसाब से या एक ईयर के हिसाब से टोटल पानी कितना रिक्वायर्ड है। तो ये सारा का सारा हम वाटर डिमांड में पढ़ेंगे। अब ये वाटर डिमांड हमको कैसे पता लगेगी, उसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं या फिर कितने लोग रहने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग करते हैं। क्योंकि जो भी हम लोग डिजाइन करते हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर सर्विस टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो 1 साल 2 साल के लिए डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बार बार कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता है और पॉसिबल भी नहीं होता है। जैसे सीवेज लाइन है, तो बार बार आप एक्सकवेट करके और दोबारा से सीवेज लाइन डालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो वो जो लॉन्ग टर्म है, तो उसके आज जितनी पॉपुलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद 20 साल बाद उतनी पॉपुलेशन रहेगी। तो उसके लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पॉपुलेशन किस हिसाब से मतलब कितनी होगी 10 साल 20 साल बाद। उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर मेथड होते हैं जो कि हम पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के अंडर पढ़ते हैं। जैसे कि इनिशियली जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा
कि पहले के लोग क्या करते थे, नदी के किनारे बसना शुरू करते थे। पहले 1 लोग आए, 2, 100, 50 ऐसे-ऐसे करके लोग आते थे, फिर धीरे-धीरे उनका ग्राफ बढ़ता जाता था। एक टाइम ऐसा होता था कि पॉपुलेशन इतना रीच कर जाता है कि वहाँ का जो भी सोर्स होता है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो वेल हो, वो उससे ज़्यादा लोगों को पानी प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो उसके बाद जो पॉपुलेशन का लेवल होता है, इंक्रीजिंग लेवल होता है, वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, वो उतना ही स्टेबल रहता है। फिर लोग दूसरी जगह जाकर मतलब बसते हैं। तो इसलिए ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि ओल्ड सिटी है, न्यू सिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। नेक्स्ट चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। जो भी आप वाटर वहाँ पे सप्लाई करेंगे, जिस सोर्स को भी आप सिलेक्ट करेंगे, तो उस सोर्स के वाटर की क्वालिटी हमको पता होनी चाहिए। सपोज वहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हैं वाटर के, तो हम सारे के सारे सोर्सेज का वाटर सैंपल लेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, तब उसमें से जो भी बेस्ट सोर्स होगा, जिसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी, फिर हम उसको प्रेफर करेंगे वाटर सप्लाई के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारी 3 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं वाटर का कलर कैसा है, वाटर का ओडर कैसा है, और वाटर के में कितने पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिर उसके बाद आती हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम चेक करते हैं कि वाटर के अंदर पैथोजेंस बैक्टीरिया कितने हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। एंड नेक्स्ट इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम चेक करते हैं उसमें फ्लोरीन कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती हैं, लाइक फ्लोरीन की लिमिट है 1 to 1.5, इतना परमिसिबल है। इससे ऊपर नीचे होगा तो फिर हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, कम होगा तो आपको उसमें फ्लोरीन ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा विद वेरियस मेथड्स। तो ये परमिसिबल लिमिट्स होती हैं जो आपको चेक करनी पड़ती है। तो उसी के बेसिस पे आप आप फिर क्या करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। अगर वाटर क्लियर है, उसमें पैथोजेंस, केमिकल, बायोलॉजिकल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओके हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ओके हैं, तो फिर आप उसके लिए सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट वाला प्लांट करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो आप उस लेवल का ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करेंगे। तो इससे हमारी कॉस्ट भी सेव होती है, और साथ ही साथ जो आप सोसाइटी में या लोकेलिटी में वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी आपका हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद अब आपने वाटर को ट्रीट कर लिया, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक चेक करके उसको ट्रीट कर लिया, सोर्स सेलेक्ट कर ली, सब कुछ। अब क्या काम है हमारा, उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, अगर आपका रेसिडेंशियल एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। साथ ही साथ जो अभी आपका एरिया है, अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे घर किस किस तरीके से बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका ग्रिड सिस्टम भी होता है, रेडियल सिस्टम भी होता है, तो ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारा पार्ट था इन्वायरमेंट फर्स्ट का, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का। अब जब आपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद वाटर वेस्ट भी तो होगा। अराउंड 70 to 80% वाटर जो आपका यूज़ होता है डोमेस्टिक यूज़ में, डोमेस्टिक पर्पसेस में, वो वेस्ट हो जाता है। तो कैसे वेस्ट होता है, फ्लशिंग में वेस्ट होता है, किचन वाटर आपका वेस्ट होता है। तो ये सारा जो वाटर आपका वेस्ट होता है ये जाता कहाँ है, तो उस वाटर को आप डायरेक्टली अपने सोर्स में तो रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे खुले एरिया में रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिविल इंजीनियर्स की होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि वो वेस्ट वाटर किस तरीके का वेस्ट वाटर है। एग्जाम्पल, वो वेस्ट वाटर आपका स्ट्रॉम वाटर भी हो सकता है। स्ट्रॉम वाटर क्या होता है, बारिश का पानी, जिसमें मैक्सिमम पानी जो है आपका वो बारिश का पानी है। वो ऑलमोस्ट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है, मतलब वो उतना गंदा पानी नहीं होता, तो उसको कम ट्रीट करना पड़ता है। एंड जैसे कि आपका स्लज है, स्लज में आपका वेस्टेज होता है स्ट्रॉम वाटर से ज़्यादा, लेकिन उसके बाद आपका आता है सीवेज। सीवेज में आपका मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ होती हैं।
सो आप इन तीनों को अलग अलग प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से फिर उनको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसमें गार्बेज है, उसमें सीवेज है, उसमें स्लज है, या फिर वो स्ट्रॉम वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट इज उसका डिस्पोजल। आपको उसका डिस्पोजल किस किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपका सीवेज है उसका आप डिस्पोजल किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली जो आपका सीवेज होता है उसमें 99.9% जो 99.99% आपका वाटर होता है एंड 0.1% आपका सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए उसको प्रॉपरली आपको डिस्पोज करना ज़रूरी हो जाता है किसी भी सोर्स में छोड़ने से पहले। मोस्टली जो वेस्ट वाटर होता है वो रिवर में रिलीज किया जाता है, तो रिवर में रिलीज करेंगे तो रिवर पॉल्यूटेड होगी, तो इसलिए आप उसको पहले ही ट्रीट कर देते हैं। तो उसके बाद फिर डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम। लोकेलिटी में कितना पानी यूज हो रहा है उसके हिसाब से उसका वेस्टेज कितना है, उसी के हिसाब से आप सीवर पाइप का डिजाइनिंग करते हैं। उनका साइज, उनका स्लोप, ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंडर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज को आप किस किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लाइक ट्रिकलिंग फिल्टर बनाते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। तो जो भी ऑक्सीडेशन लेवल है, बीओडी है रिवर का या फिर सीवेज का, इन सब के अकॉर्डिंग आप ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स डिजाइन करते हैं, जो सारा का सारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आता है। थर्ड पार्ट है आपका एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन में आप लोग क्या करते हैं, जो भी लोकेलिटी है आप लोगों की जिसमें आप जो भी आप डिजाइन करने जा रहे हैं, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ की एयर क्वालिटी कितनी है और उसकी परमिसेबल लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, ये सारा का सारा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपका लिमिट्स फिक्स्ड होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करते हैं। उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे एयर में पार्टिकुलेट मैटर कितना होना चाहिए, कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी उनकी लिमिट्स हो सकती हैं। और अगर पर्टिकुलेट मैटर है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में पर्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इंडस्ट्रीज़ को ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज़ करिए, ताकि जो पर्टिकुलेट मैटर है वो कम से कम रिलीज हो आपकी एयर में। फिर आते हैं आप नॉइस पे, कि नॉइस पॉल्यूशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड होती है या फिर अनवांटेड साउंड होती है। नॉइस को हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। डेसिबल में हम इस नॉइस को मेजर करते हैं। इसके लेवल्स भी अलग होते हैं कि स्कूल एरिया, हॉस्पिटल एरिया में आपका कितना लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल एरिया के लिए कितना लिमिट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कितना लिमिट होना चाहिए, मार्केट एरिया के लिए कितना लिमिट होना चाहिए, एंड इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स क्या क्या होने चाहिए। तो नॉइस पोल्यूशन ज़रूरी क्यों है, नॉइस पोल्यूशन पढ़ना या उसको कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी हियरिंग पावर, मेंटल एबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी इन एबिलिटीज़ को ये अफेक्ट करता है। लाइक जो मोस्टली पीपल होते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका अच्छा नहीं होगा तो वो उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जिन लोगों को माइग्रेन की या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे एरिया जहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उस एरिया में उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स्ड लिमिट्स करी हैं, जिससे ऊपर या नीचे होने पर आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं या आपको कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एयर एंड नॉइस पोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, जो कि हम डिज़ाइन पीरियड से करेंगे। फर्स्ट टॉपिक वाटर डिमांड है, लेकिन उससे पहले हमको डिज़ाइन पीरियड पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज डिज़ाइन पीरियड। डिज़ाइन पीरियड क्या होता है, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना है, सर्विस टैंक डिज़ाइन करना है, या फिर ट्रीटमेंट यूनिट, या फिर जो आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे उसकी पर्टिकुलर लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है वो 1 साल 2 साल काम कर रहा है और उसके बाद वो डैमेज हो गया, आपको उसको रिपेयर करना है या आपको उसको रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हम चाहते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए डिज़ाइन करें। जैसे कि हम लोग सोर्स हम ऐसी सेलेक्ट करते हैं जो हमको 50 ईयर्स तक, लगभग 50 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करा सके, तो हम ऐसी सोर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपके पास मल्टीपल, अगर सिंगल सोर्स है तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता, या तो हम उस एरिया को मतलब उस एरिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं करेंगे, या फिर हम और मेजर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल सोर्स है
तो हम लोग ऐसी सोर्स को प्रेफर करेंगे जो लगभग हमको 50 ईयर्स तक वाटर की कॉन्टिन्यूस सप्लाई देती रहे। उसके बाद जो हम लोग पाइप्स लगाएंगे वाटर के इनटेक के लिए, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसकी लाइफ 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब 30 ईयर्स होनी चाहिए क्योंकि हम उसको एक्सकेवेट कर करके बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कम से कम उसकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। इस तरीके से उन पाइप्स को हम डिज़ाइन करते हैं। जो भी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है, जहाँ पे भी आपका जो वाटर सोर्स से पानी लेंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे बायोलॉजिकली, केमिकली एंड फिजिकली, तो उसकी लाइफ होनी चाहिए कम से कम 15 ईयर्स होनी चाहिए। वाटर टैंक जो हम डिज़ाइन करते हैं वो भी 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 30 ईयर्स के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो फिर जब हम चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम डिज़ाइन करें, तो हम इसको 100 साल के लिए क्यों नहीं डिज़ाइन कर देते? 100 साल के लिए कर देते हैं फिर डिज़ाइन। अब 100 साल के लिए हम लोग इसको इसलिए डिज़ाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अभी हमको कंडीशन पता है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए कि एक ऐसी सिटी है जहाँ पे अभी कुछ लोग रहते हैं और हमें एक्सपेक्टेड है कि कुछ सालों में यहाँ पे लोग आना और ज़्यादा आएंगे। तो हम 20 या 30 के हिसाब से पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। लेकिन सपोज़ अगर हमने इसे 100 ईयर्स के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर दिया, पहली चीज़ तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, और उसके बाद आप 100 ईयर्स का पॉपुलेशन फोरकास्ट एक्यूरेटली नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे न्यू कॉलेजेस, न्यू हॉस्पिटल्स खुल जाएं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाए, तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर उसके एडजेसेंट किसी सिटी में आपके न्यू कॉलेजेस, न्यू स्कूल्स या फिर कुछ और चीज़ें खुल जाएं, जिसकी वजह से आपकी वहाँ की पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाए, तो फिर वो तो एकदम अनयूजफुल रह जाएगा, अनयूज्ड रह जाएंगी ये सारी की सारी जो भी आपने डिज़ाइन करी है, तो कंस्ट्रक्ट करी है। तो इसलिए आप लोग 30, 50 इन 15 ईयर्स इनके लिए आप इनको डिज़ाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम वाटर डिमांड पे। नाउ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वाटर रिजर्वायर, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, इन सबको कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको वाटर चाहिए कितना, जो कि आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो। पर पहले हम समझते हैं कि वाटर किस किस एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है और कितना कितना लगता है। जैसे आपको वाटर किस किस चीज़ के लिए ज़रूर रिक्वायर्ड होता है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, यानी आपको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, बेदिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इन सब के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंडर आता है। अब जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, लाइक लो LIG एंड HIG। LIG इज लोअर इनकम ग्रुप, HIG इज हायर इनकम ग्रुप। जैसे कि आप इनके नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग वाटर की जो डिमांड है वो वेरी करती है। तो LIG की जो डिमांड होती है वो होती है 135 LPCD। नाउ व्हाट इज LPCD हेयर? LPCD is liters per capita per day। एक व्यक्ति को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है उसी को बोलते हैं LPCD, लीटर्स पर कैपिटल डिमांड पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो लो इनकम ग्रुप को 135 LPCD एंड हाई इनकम ग्रुप को 200 LPCD। बाकी जो डिमांड्स होती हैं वो मोर और लेस सेम रहती हैं दोनों ग्रुप्स के लिए। जैसे कि नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड आपकी वेरी करती है 50 to 450 LPCD। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ये वेरिएशन है कि जो आपकी एरिया है उस एरिया में जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो किस लेवल की इंडस्ट्रीज है। देयर आर सम स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज और बिग लेवल इंडस्ट्रीज। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, तो इसलिए ये वेरी करती है 50 to 450 LPCD तक।
नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड. नाउ व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड? जो वाटर आपका स्कूल में, कॉलेजेस में, होटल्स में, इन सारी जगह पे यूज हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, जो वेरी करता है 20 to 50 LPCD. नेक्स्ट इज पब्लिक वर्क. पब्लिक वर्क क्या होते हैं? जैसे रोड वॉशिंग के लिए यूज होता है, या पार्क में वाटरिंग के लिए जो पानी यूज होता है, उसी को बोलते हैं पब्लिक वर्क. तो ये कितना होता है? ये 50% ऑफ टोटल डिमांड. जो भी आपकी टोटल डिमांड है उसका अप्रॉक्स 5% जो है वो आपका किस में यूज होता है? पब्लिक वर्क में. नेक्स्ट आते हैं आपके लॉसेस. अब लॉसेस किस में होते हैं? जैसे कि कहीं पे पाइप लीक कर गया, किसी ने नल खुला छोड़ दिया, या फिर कहीं पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होता है. जिस जहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होता है, अगर वहाँ पे पाइप लीक करता है तो वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होते हैं. चोरी भी होती है वाटर की, जहाँ मतलब किसी का पर्टिकुलर एरिया रजिस्टर्ड नहीं है और वो उस एरिया में भी पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी थेफ्ट्स में आते हैं, थेफ्ट्स एंड लॉसेस, जो कि हम पहले से ही मान के चलते हैं कि 15% ऑफ टोटल डिमांड होगा ही होगा. नहीं तो इसलिए हम उतना पानी को रिजर्व रखते हैं. नेक्स्ट आता है फायर डिमांड. फायर डिमांड पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के. तो फायर डिमांड एक्चुअली क्या है कि ऐसा क्राइटेरिया है कि कुछ पानी हम लोग पहले से रिजर्व रखेंगे फॉर द केस ऑफ इमरजेंसी. जैसे हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, इसी तरह हम इमरजेंसी फंड ऑफ वाटर भी क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा होता है फायर डिमांड. कि कहीं पे कभी आग लग जाए किसी एरिया में, जैसे कहीं पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं तो उस एरिया में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर कोई सोसाइटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लोकेलिटी है, उस एरिया में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो उन केसेस के लिए आप क्या करते हैं? फायर को बुझाने के लिए आप कुछ वाटर ऑलरेडी रिजर्व रखते हैं. ठीक है. अब ये फायर डिमांड कितना पानी रिजर्व रखना है, उसके लिए आपके पास वेरियस एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं. एम्पेरिकल फार्मूलाज. अब एम्पेरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? अब एम्पेरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? वो फार्मूलाज जो साइंटिस्ट ने वेरियस एक्सपेरिमेंट करके, लाइक सर्वे करके, जैसे एक एरिया है, एक लोकेलिटी है, उसके लोगों से सर्वे किया कितना कितना पानी लगता है, सर्वे करके, कैलकुलेशन करके, एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज निकाली होती हैं, उन्हीं को हम एम्पेरिकल फार्मूलाज कहते हैं. अब एम्पेरिकल फार्मूलाज में हमको करना क्या होता है? लाइक ये फॉर्मूला है और यहाँ पे लिखा है कि P आपको 1000 में पुट करना है, तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 1000 में ही पुट करनी है. सपोज जैसे आपके पास डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी. यहाँ पे आप एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकेंड में पुट कर सकते हैं, या फिर एरिया को मीटर स्क्वायर में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में आप पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं आप वो अपने अकॉर्डिंगली या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं. लेकिन जो एम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं उसमें आपको जो भी यूनिट होती है वो उसको एज इट इज रखना पड़ता है. जैसे अगर पॉपुलेशन 1000 में बोलिए तो आप उसको 1000 में ही रखेंगे, प्रॉपर नंबर्स में या लैक्स में नहीं रखेंगे. तो सबसे पहले जो जनरल है, जनरल आपकी वाटर रिक्वायर्ड कितना है. अगर कोई सिटी है जहाँ का पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से अगर ज़्यादा आप किसी सिटी का पॉपुलेशन है, तो वहाँ की जो वाटर डिमांड है, टोटल वाटर डिमांड, वो जनरली कैलकुलेट होती है 100√/P से. हेयर P मीन्स पॉपुलेशन, जिसको आप थाउजेंड्स में रखते हैं. सपोज आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है. अगर आपकी 1 लाख पॉपुलेशन है और यहाँ पे आपको P किस में रखना है? थाउजेंड्स में रखना है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 100,000. तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे? P की वैल्यू कितनी रख देंगे? 100 रख देंगे. नेक्स्ट है आपका कुचलिंग्स फार्मूला. कुचलिंग फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू 3182√/P लीटर पर मिनट. यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आपकी Q की आएंगी, ये जो नेक्स्ट है आपकी, जितनी भी वैल्यू आपकी Q की आएंगी वो सारी की सारी लीटर पर मिनट में आएंगी. एंड पॉपुलेशन आपको याद रखना है किस में रखनी है? थाउजेंड्स में रखनी है. तो Q इज इक्वल्स टू 3182√/P लीटर पर मिनट. नेक्स्ट है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला, जिसको आप सिर्फ राइटर्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं.
यहाँ पे अगर आपका पॉपुलेशन 2 लाख के बराबर या 2 लाख से नीचे है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू 4637 रूट ओवर पी ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 रूट ओवर पी। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन 2 लाख से एक्सीड कर जाता है, अगर 2 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, आप डायरेक्टली 54600 54,600 लीटर पर मिनट वैल्यू रख देते हैं किस चीज़ की, फायर डिमांड की। 2 फार्मूला आपके पास इसके बाद और आते हैं, एक है बर्स्टन्स फार्मूला और एक है फ्रीमैन्स फार्मूला। बर्स्टन्स फार्मूला इज इक्वल टू Q 5663 रूट ओवर पी एंड फ्रीमैन्स फार्मूला इज Q इक्वल टू 1136 ब्रैकेट P/5 प्लस 10। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये हमको कैसे पता लगेगा। ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सपोज आपको दिया है कि एक सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, कैलकुलेट द फायर डिमांड एज पर द कुचलिंग्स फार्मूला और एज पर द राइटर्स फार्मूला, एज पर द फ्रीमैन्स फार्मूला। तो ऑलरेडी मेंशन होगा कि आपको किस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ तक खत्म होता है आप लोगों का फायर डिमांड, मतलब वाटर डिमांड यहाँ तक आप लोगों का खत्म होता है। अब वापस से आते हैं पर कैपिटा डिमांड पे। अभी हमने पढ़ा था ना क्या होता है पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड क्या होता है, एक आदमी को एक दिन के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड। अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हर आदमी से जाके तो पूछेंगे नहीं कि तुम्हें कितना पानी लगता है, तुम्हें कितना पानी लगता है। तो इसके लिए पहले एक सर्वे किया गया होगा जिसके बेसिस पे एवरेज डिमांड निकाली गई और उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड, जिसको हम एवरेज डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई जो भी आपकी फिर डिमांड है। लाइक डोमेस्टिक डिमांड अगर आपकी 135 है, लाइक डोमेस्टिक डिमांड आपकी 135 है मल्टीप्लाई पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पर कैपिटा डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये आप बीच में क्रॉप कर दोगे, मतलब ये पोर्शन, हाँ ठीक है। ये मैं दोबारा पर कैपिटा डिमांड को मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, हाँ ये वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था। मैं यहीं से कर देती हूँ ना शुरू, इसके बाद से ना। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका फ्रीमैन्स फार्मूला। नेक्स्ट आते हैं हम आपका पर कैपिटा डिमांड में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पर कैपिटा डिमांड क्या होती है, एक पर्सन को एक दिन में कितना वाटर रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड। अब इस पर कैपिटा डिमांड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पर कैपिटा डिमांड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टोटल ईयरली डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक साल में कितना पानी रिक्वायर्ड हो रहा है। टोटल ईयरली डिमांड को नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये टोटल डेली डिमांड आ जाती है कि आपको एक दिन के पहले आपने ईयरली डिमांड आपको पता है कि कितनी आएगी, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना पानी आप सप्लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारा डेटा आपके पास होता है। तो टोटल ईयरली डिमांड को आप 365 से डिवाइड करेंगे तो टोटल डेली डिमांड आ जाएगी। लेकिन आपको तो पर कैपिटा की चाहिए, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन की चाहिए, तो आप क्या करते हैं इसको पॉपुलेशन से भी डिवाइड कर देते हैं। जब आप इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि एक आदमी को एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो इसी को बोलते हैं आप पर कैपिटा डिमांड। अब ये पर कैपिटा डिमांड आपकी वेरी करती है, कैसे कैसे वेरी करती है, जैसे मैंने आपको बताया था LIG ग्रुप एंड HIG ग्रुप। LIG के लिए ये जो पर कैपिटा डिमांड होती है वो कितनी होती है 135 LPCD, वेयर एज अगर HIG है तो उसके लिए होती है आपकी 200 LPCD। नेक्स्ट इज जो आपकी ये डिमांड्स होती हैं ये अलग अलग तरीके की भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान
कोई इंसान 135 LPCD एक दिन में यूज़ करता है तो एक साथ ही 135 LPCD यूज़ कर लेता है, या फिर हर आवर में इक्वली यूज़ कर रहा है। ये वेरिएशन आपका टाइम के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग होता है। सपोज पूरा ईयर है आपका, जनवरी फरवरी के मंथ में या मार्च के मंथ में होली आती है, तो उस टाइम पे, या दिवाली आती है अक्टूबर के मंथ में, उस टाइम पे जो आपका वाटर यूज़ होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू अदर मंथ। दिसंबर के मंथ में आपका वाटर बहुत कम यूज़ होता है, या फिर समर्स में बेदिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए वाटर ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो ये ईयरली डिमांड्स है, ये मंथली डिमांड्स हैं, ये वेरी करती हैं कि किसी मंथ में ज़्यादा पानी यूज़ होता है, किसी मंथ में कम पानी यूज़ होता है। इसी तरह आपकी डेली डिमांड्स भी वेरी करती है। मंथ में अगर 30 डेज होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपका सेम वाटर रिक्वायर्ड हो। अगर एक दिन किसी आदमी को 135 लीटर पानी लग रहा है तो रोज़ उसको 135, किसी दिन ज़्यादा भी लग सकता है, किसी दिन कम भी लग सकता है। तो जो ये डेली का वेरिएशन है ये भी होता है। सिंपली आपका आर्ली वेरिएशन भी होता है कि हर आर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग वाटर रिक्वायर्ड होता है। सपोज रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक लोग हार्डली वाटर को यूज़ करते हैं, तो उन आवर्स में जो आपका वाटर रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन जैसे कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अगर ऑफिस टाइमिंग है, सबको स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, या अपने रूटीन वर्क्स करने होते हैं, तो उसके लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। उस टाइम पे जो वाटर की डिमांड होती है वो पीक पे पहुंच जाती है। सिमिलरली जो आफ्टरनून के आवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेकेंट जाते हैं, बहुत कम उसमें पानी यूज़ होता है। फिर इवनिंग आवर्स में फिर से डिमांड रेज होती है, जैसे कि आपको गार्डनिंग के लिए वाटर चाहिए होता है, या फिर आपके कुकिंग के लिए फिर से वाटर यूज़ होता है, तो इवनिंग में फिर से आपकी डिमांड रेस कर जाती है। तो आर्ली भी क्या होता है, आपके वाटर के डिमांड में वेरिएशन आता है। तो अब जो ये वेरिएशन है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले साइज ऑफ द सिटी का साइज कितना है। अगर पहली चीज़ रिक्वायरमेंट एंड देन इज वेरिएशन। अगर सिटी का साइज बड़ा है तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अगर सिटी का साइज छोटा है तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन वेरिएशन, अगर सिटी का साइज ज़्यादा है तो अब सपोज एक जगह पे, एक सिटी में 100 लोग रहते हैं और एक सिटी में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा है। एक सिटी में 100 लोग रहते हैं, एक सिटी में 10 लोग रहते हैं। अब यहाँ से अगर 2 लोग चले जाएं, 2 लोग चले गए तो क्या हुआ, इतना फर्क नहीं पड़ा, वाटर की डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ा। पहले जितना वाटर सप्लाई हो रहा था उससे बस थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ 10 ही लोग रहते थे और उसमें से भी 2 चले गए, तो अब यहाँ की जो वाटर डिमांड है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो यानी अगर सिटी छोटी है तो वेरिएशन ज़्यादा होगा, सिटी बड़ी है तो वेरिएशन कम होगा। सिमिलरली आपका हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ की हैबिट्स कैसी है। जनरली ये देखा गया है कि जो हाई इनकम ग्रुप वाली फैमिलीज होती हैं, या फिर जो हायर इनकम वाले लोकेलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के कंपेयर में। हायर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर सेक्शन को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पानी आ कैसा रहा है। सपोज आपके एरिया में कॉन्टिन्यूस सप्लाई है वाटर की, 24 घंटे पानी आता रहता है और उसका प्रेशर भी वाटर का एकदम सही आता है, तो क्या होता है, वहाँ पे वेस्टेजेस ज़्यादा होती हैं, लोग पानी को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। अगर कहीं पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, वहाँ पे पानी कम आता है, मतलब कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं है, या जब भी आता है बहुत कम पानी आता है, तो वहाँ के लोग पानी को बचा बचा के इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ की वाटर डिमांड कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई कैसी है। फिर उसके बाद सप्लाई की टाइमिंग क्या है, वहाँ की चार्जेस क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले आता है कि चार्जिंग सिस्टम क्या है। चार्जिंग सिस्टम क्या है। काफ़ी सारी लोकेलिटीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ वाटर टैक्स देती हैं, 6 महीने में उनका बिल आता है वाटर का, सबका इक्वली आता है, या फिर लैंड एरिया के हिसाब से बिल आता है। अब उस लैंड, जैसे पर्टिकुलर लैंड एरिया है, इतने लैंड एरिया का फिक्स्ड है कि इतना इतना बिल आएगा। अब वो पानी को ज़्यादा यूज़ करें कि कम यूज़ करें, उतना बिल उनका आएगा। या फिर दूसरा है जिसका लैंड एरिया कम है, उसका बिल कम आएगा।
तो इस तरीके से होता है चार्जिंग सिस्टम। और कहीं कहीं पे आपका मीटरिंग सिस्टम यूज़ होता है, जो कि मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में है फ़िलहाल। तो मीटरिंग सिस्टम में जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा रहता है कि जितनी आप यूनिट्स यूज़ करेंगे उसके हिसाब से बिल आएगा, इसी तरह वाटर के भी आपके मीटर लगे रहते हैं कि जिस हिसाब से आप वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपका बिल आएगा। अब इन दोनों केस में वेरिएशन या फिर वाटर डिमांड कैसे वेरी करती है, जब आपको पता है कि आपको 100 रुपये बिल आना ही आना है तो लोग उस वाटर को केयरलेसली यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब आपका मीटर सिस्टम लगा है, आपको पता है कि आप जितना पानी यूज़ करोगे उतना आपको बिल पे करना पड़ेगा, तो उस केस में जो लोग होते हैं वो एफिशिएंटली वाटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि सप्लाई सिस्टम कैसा है आपका, कि आपको सप्लाई कैसे आ रही है। अब जो सप्लाई सिस्टम होता है आपका वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरमिटेंट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के आपने घर में देखा होगा या आप लोगों के घर में भी ऐसा होगा कि फिक्स्ड रहती है टाइमिंग, म्यूनसिपैलिटी की जो टाइमिंग होती है वो फिक्स्ड रहती है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक पानी आएगा, शाम को इतने बजे से इतने बजे तक पानी आएगा। फिर लोग उसको टैंक में स्टोर करके रख लेते हैं पानी को। तो उन केसेस में भी लोग वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, लाइक कि टैंक ख़त्म ना हो जाए, कम कम पानी यूज़ करो, या किसी दिन पानी नहीं आया तो कम कम पानी यूज़ करो। तो वेस्टेजेस उसमें भी होती हैं एंड लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस सिस्टम कम होती है। कॉन्टीन्यूस सिस्टम में क्या है कि दिन भर पानी आ रहा है, तो उस केस में भी आपको वेस्टेजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लीकेजेस कॉन्टीन्यूस सिस्टम में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरमिटेंट सिस्टम। तो ये हो गया सप्लाई सिस्टम। और किस पे डिपेंड करता है, वाटर का प्रेशर कितना आ रहा है। अगर वाटर का प्रेशर प्रॉपर है, जितना रिक्वायर्ड है, तो ठीक है, डिमांड ज़्यादा रहेगी। लेकिन वाटर का प्रेशर कम है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी कि किन किन फैक्टर्स पे डिमांड आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, वेरिएशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइज ऑफ द सिटी पे डिपेंड करता है, एंड नेक्स्ट चीज़ इज कि टाइम पे डिपेंड करता है। अब अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आपका वेरिएशन कम होगा। जैसे अगर आप ईयर की बात करें, अगर आप ऐसा कंपेयर करेंगे कि 2021 और 2022 में वाटर कितना, 2020 और 2021 का अगर वाटर चेक करेंगे कि ईयरली डिमांड कितनी है, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप टाइम को कम कर दें, अगर आप मंथली डिमांड चेक करने लग जाएं तो देखेंगे कि वेरिएशन ज़्यादा होता है। जिस महीने में होली आती है उसमें पानी ज़्यादा यूज़ होता है, वहीं अगर आप दिसंबर में देखें सर्दियों के टाइम पे तो पानी कम यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली मंथली में भी अगर आप डेज के हिसाब देखते हैं तो वीकली जो डेज होते हैं उनमें फिर भी कम पानी यूज़ होता है। संडे को सब लोग क्लीनिंग वॉशिंग ये सब करते हैं, तो संडे को डिमांड्स हाई हो जाती हैं, वाटर डिमांड हाई हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली टाइम अगर इंक्रीज होगा तो वेरिएशन कम होगी, टाइम अगर कम होगा, जैसे मंथली में वेरिएशन फिर ज़्यादा हो जाएगी, वीकली में वेरिएशन और भी ज़्यादा हो जाएगी, आर्ली में तो और भी। आर्ली में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आपके ऑफिस आवर्स होते हैं, जो पीक आवर्स होते हैं, मॉर्निंग आवर्स एंड इवनिंग आवर्स, उसमें डिमांड ज़्यादा होती है, बाकी टाइम पे डिमांड्स इतनी नहीं होती। तो ये सारे के सारे आपके वेरिएशन है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, डेली डिमांड क्या है, आर्ली डिमांड क्या है, वीकली डिमांड क्या है एंड मंथली डिमांड क्या है। तो नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यू क्या है। यहाँ पे क्यू है आपका टोटल ईयरली डिमांड। ओके, टोटल ईयरली डिमांड। अब जब मैं इस टोटल ईयरली डिमांड को डिवाइड कर दूंगी 365 से, टोटल ईयरली डिमांड को अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूंगी तो ये आपकी बन जाएगी एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, जो भी आपकी टोटल ईयरली डिमांड है उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगी एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड का मतलब ये है कि सपोज आपके पास 3650 इतना लीटर वाटर पूरे साल में यूज़ होता है, वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन सपोज इतना वाटर आपका यूज़ होता है, मैंने इसको 365 से डिवाइड कर दिया
तो इसका मतलब है कि 10 लीटर वाटर आपका यूज हो रहा है, डेली 10 लीटर वाटर यूज हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी दिन ज्यादा होगा किसी दिन कम, तो ये एवरेज क्राइटेरिया है कि हम मान के चलते हैं कि लगभग इतना पानी हमारा डेली यूज होता है। तो दिस इज एवरेज डेली डिमांड। सो अब नेक्स्ट इज, अब हम जो भी डिज़ाइन करते हैं, जो भी हमारे पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, वो हम एवरेज के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। सपोज अगर आपका एवरेज 10 लीटर का आ रहा है, लेकिन पूरे के पूरे दिन में एक टाइम ऐसा है जिस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आपको 135 लीटर पानी चाहिए LPCD, इतना पानी चाहिए, तो 135 में से मान लीजिए 80 लीटर पानी ऐसा है जो आपको सिर्फ सुबह सुबह चाहिए, सुबह सुबह बेदिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए। और बाकी टाइम तो आपको कोई कोई आवर्स ऐसा है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, या फिर ठीक है 2-3 लीटर ही पानी चाहिए। तो अब आप जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर पाइप को डिज़ाइन करेंगे, ना तो आप वो ये 2-3 के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ना ही आप सीधा 80 लीटर के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो वो खाली रहेंगे, अनइकोनॉमिकल हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं कि आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितनी है, ये सारी की सारी आप चीज़ें पहले से कैलकुलेट करते हैं और उन्हीं के हिसाब से आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मैक्सिमम डेली डिमांड। तो आपने जब अपना एवरेज डेली कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया, आपका एवरेज डेली कंजम्पशन कितना आया था, Q, जो कि किसके बराबर था, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 365। यहाँ पे आपका कैपिटल Q क्या था, टोटल ईयरली डिमांड, उसको 365 से करा तो एवरेज डेली कंजम्पशन। तो एवरेज डेली कंजम्पशन, अब ये तो है कि इतना इतना पानी आप डेली यूज करेंगे, लेकिन कोई कोई दिन होगा जिसमें आपको ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होगा। सपोज जैसे महीने में एक दिन होली का दिन आ गया, तो अचानक से उसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, उतनी सप्लाई नहीं हुई, तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से आप क्या करते हैं कि इस Q की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उस एक पर्टिकुलर या एक दो दिन एक या जो 2 दिन आपके आएंगे उस पर्टिकुलर डेज के लिए, इनको क्या करते हैं, इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 1.8। इस फैक्टर को बोलते हो आप पीक फैक्टर। पीक फैक्टर मतलब कि इस फैक्टर को आप इसलिए यूज कर रहे हो कि ये उन डेज के लिए है जहाँ पे जो कंजप्शन है या फिर डिमांड है वो पीक पर है, हाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम आर्ली डिमांड। अब मैक्सिमम आर्ली डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आवर्स होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होगा, तो अब रोज़ तो हमारा इतना पानी यूज़ हो रहा है, महीने में वो एक दिन जिसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, फिर उस दिन का भी वो आवर जिसमें और भी ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, आपका मैक्सिमम पानी यूज़ हो रहा है, जैसे पूरा ईयर, ठीक है। उसके बाद उस ईयर में एक पर्टिकुलर मंथ, उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर पर्टिकुलर डे, और फिर उस पर्टिकुलर डे के अंदर पर्टिकुलर आवर जिसमें सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए भी तो आपको डिज़ाइन करना है, वरना उस आवर में पानी की सप्लाई कैसे होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, Q की मल्टीप्लाई करते हैं 2.7 के फैक्टर से। एक्चुअल में ये ऐसे होता है 1.5 ब्रैकेट में 1.8 Q अपॉन 24। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि 1.5 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 2.7 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली 2.7 Q अपॉन 24। तो डिवाइड 24 से क्यों करा, ये थी एवरेज डेली डिमांड, यानी रोज की डिमांड। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। अब आपको डे को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे 24 से कर देंगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि साल में वो एक महीना होली वाला महीना, फिर उसमें होली का दिन, उसमें पर्टिकुलर वो टाइम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और फिर उस टाइम पे आग लग गई, तो अब पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अब ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है, जनरली होता नहीं है, तो ये कोइंसिडेंट है कि अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाए कि जिस दिन सबसे ज्यादा पानी चाहिए, जिस आर में सबसे ज्यादा पानी चाहिए, उसमें आग भी लग गई, तो उसमें आग भी लग गई तो मतलब पानी और भी ज्यादा चाहिए, तो उसको हम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर कोइंसिडेंट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये कोइंसिडेंट डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम आर्ली डिमांड
पूरे दिन भर में जिस दिन सबसे ज़्यादा पानी चाहिए उस दिन में उस पर्टिकुलर आवर में जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और जिस दिन सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है प्लस फायर डिमांड। इसमें अब ये फायर डिमांड के लिए हमने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े थे कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्लस फायर डिमांड, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसी को हम कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मानेंगे, ठीक है। अगर MDD प्लस H वो फायर डिमांड, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो कोइंसिडेंट डिमांड में हम इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम आवर्ली डिमांड तो हमारे पास है ही, ठीक है। अब एक बार हम वापस चलते हैं जो हमने पढ़ा था डिज़ाइन पीरियड, ठीक है, कि अब हमको ये किस किस तरीके से डिज़ाइन करना है। अब हम क्या करते हैं, हमको किस किस से कितना कितना पानी लेना है, हमने डिज़ाइन तो कर दिया, लेकिन अब उनकी वॉल्यूम भी तो होनी चाहिए ईयर के हिसाब से, ठीक है। हमने उसके अंदर RCC का मटेरियल या जो भी हमारे मटेरियल हैं वो इस तरीके से लगाए हैं कि वो इतने सालों तक चलेंगे, लेकिन उनका साइज भी तो होना चाहिए कि उनके अंदर कितना पानी फ्लो कर सकता है। अगर कम, जैसे आप घर में उतना बड़ा पाइप नहीं लगाते जितना बड़ा पाइप आपका सीवर का पाइप होता है, क्योंकि आपको पता है घर में उतना वॉल्यूम नहीं आएगा। लेकिन अगर एक लोकेलिटी का सीवेज कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए आप पाइप बड़ा रखते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनका साइज भी मैटर करता है कि किस साइज के अकॉर्डिंग। तो अब जो उनका साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना वॉल्यूम उसमें वाटर का आ रहा है और किस स्पीड से वो वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सोर्स है हमको सोर्स ऐसी चाहिए जो हमारी मैक्सिमम डेली डिमांड को पूरा कर सके। अब सोर्स में इतना पानी ही नहीं है कि वो हमारी डेली डिमांड, अगर एक दिन में हमको मैक्सिमम 200 लीटर पानी चाहिए और वहाँ पे 10 लोग रहते हैं तो यानी डेली हमको 2000 लीटर पानी चाहिए। अब अगर सोर्स में इतना पानी है ही नहीं तो फिर हम उस सोर्स का करेंगे क्या। तो जो सोर्स से इनटेक होता है, डेली का इनटेक होता है, सपोज आप ऑपरेट आप नहीं मतलब कोई और ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे, उसका काम ये है कि सोर्स से पानी का इनटेक करना और इनटेक करके वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में भेजना। अब जो भी वहाँ पे पर्सन है जो वाटर का इनटेक कर रहा है उसने 2000, जैसे 200 लोग हैं, 200 लीटर पानी चाहिए होता है, 10 लोग हैं तो 2000 लीटर रोज का पानी हो गया। अगर उन्होंने इतना इनटेक ही नहीं करा तो लोगों तक वो पानी पहुंचाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसलिए जो भी इनटेक है वो मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। अब वो जो मैक्सिमम डेली डिमांड का वाटर है उसको पाइप कैरी करेंगे, तो पाइप भी किसके हिसाब से डिजाइन होते हैं, मैक्सिमम डेली के हिसाब से। ट्रीटमेंट यूनिट है वो रोज के रोज अगर 2000 लीटर पानी को क्लीन करेगी तभी तो वो उसको आगे पहुंचाएगी, ठीक है। अगर इससे कम पानी अगर वो क्लीन कर रही है तो रोज के रोज उतना पानी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट यूनिट डिज़ाइन होती है कि लगभग जो मैक्सिमम डेली डिमांड जितनी भी है उतना पानी ये ट्रीटमेंट प्लांट क्लीन कर दे, प्योरीफाई कर दे। उसके बाद जो वाटर टैंक होते हैं, जो आपकी लोकेलिटी में जो आपके एरिया में वाटर टैंक बने हुए होंगे ना, वो कितना पानी स्टोर कर सके, तो उनको कोइंसिडेंट डिमांड के हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, एक हाँ, तो जो कोइंसिडेंट डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिज़ाइन करते हैं। कोइंसिडेंट डिमांड मैंने आपको बताया मैक्सिमम आवर्ली डिमांड या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, जो भी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिज़ाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करिए कहीं पे आग लग जाती है, ठीक है, और आपके पास उस आग को बुझाने के लिए सर्विस रिजर्वायर में या वाटर टैंक में पानी ही नहीं है, तो फिर आप लोग आग कैसे बुझाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए पानी आपके पास ऑलरेडी स्टोर होना चाहिए। अब ये पानी आपको रोज़ रोज़ नहीं चाहिए। अब जो ये फायर डिमांड वाला पानी है या मैक्सिमम आवर्ली डिमांड वाला पानी है वो आपने एक बार स्टोर कर दिया है यहाँ पे, अब आपको रोज रोज तो चाहिए नहीं है, तो कोइंसिडेंटली कभी कभी ऐसा होता है रोज के रोज तो आग लगती नहीं है, तो फिर हम रोज के रोज यहाँ से तो वो पानी नहीं निकालेंगे ना, या फिर यहाँ से पाइप में सप्लाई नहीं करेंगे या फिर यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, वो तो एक बार ट्रीट करके आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो इसलिए जो ये वाटर टैंक होते हैं वो कोइंसिडेंट डिमांड के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं एंड बाकी सारे मैक्सिमम डेली के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो भी आपका मैक्सिमम आवर्ली डिमांड या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के अकॉर्डिंगली, जिसको आप साथ में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होते हैं। क्योंकि आपके पास रिजर्वायर में पानी है, अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो पाइप हैं
वो इतने केपेबल ही नहीं है, वो इतने बड़े ही नहीं है कि उसमें इतना पानी फ्लो कर सके, तो इस पानी को स्टोर करके फ़ायदा ही क्या है। तो फिर जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो भी कोइंसिडेंट डिमांड के अकॉर्डिंगली ही आपका डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सारा का सारा वाटर डिमांड जो जो आपकी होती है वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, कैलकुलेट द मैक्सिमम डेली डिमांड एंड मैक्सिमम आर्ली डिमांड of a city having population 50,000 consuming 135 LPCT। एक सिटी है, वहां पे कितने लोग रहते हैं, 50,000 लोग रहते हैं, एक आदमी एक दिन में 135 LPCT यूज करता है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डेली डिमांड एंड मैक्सिमम आर्ली डिमांड। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो डेली कितना वाटर यूज हो रहा है, एवरेज डेली वाटर कितना यूज हो रहा है। तो एक दिन में 135 लीटर एक आदमी यूज कर रहा है, ठीक है। 135 लीटर, कितने लोग हैं, 50,000 लोग हैं। तो यहां से आप लोगों का कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 675। इतना पानी टोटल, ये है आपकी एवरेज डेली डिमांड। अब आपको क्या निकालनी है यहाँ से, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड देन आपको निकालनी है मैक्सिमम आर्ली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड का फॉर्मूला हमारे पास था 1.8 मल्टीप्लाई Q एंड सिमिलरली मैक्सिमम आर्ली डिमांड का फॉर्मूला था हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई Q अपॉन 24। तो यहाँ पे आपको एज इट इज वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है, जिसका आंसर हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।